द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले आप लोग का जो क्लासों का शेड्यूल चल रहा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करेंगे। तो सुबह में आप लोग हमारे साथ 150 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये 10 बजे तो कर ही रहे हैं, साथ साथ 11:30 पर आपको गणित का प्रैक्टिस सेट मिल ही जाता होगा। उसी के साथ शाम 7 बजे हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर भी जा कर के प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और उसी के 1 घंटे बाद 8 बजे आपका संस्कृत का भी सुपर टेट के ये सारे क्लासें हैं, संस्कृत का भी चल रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग समय से अवेलेबल होकर प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। ये जो है आपका समय का सूचना था। चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। अब तो सबसे पहले भाषा के 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें हिंदी के 20 प्रश्न हैं, इंग्लिश के 10 और साथ साथ संस्कृत के भी 10 प्रश्न को देखा जाएगा। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही भेद कौन सा है। ऑप्शन के रूप में है कमल, बादल, पृथ्वी, आकाश, जल, धरती, गुलाब और बादल। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा, कमल और बादल। एक अम्बुज का मतलब होता है कमल और दूसरे अम्बुद का मतलब होता है बादल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पुरोगामी का विलोम शब्द कौन सा है। पुरोगामी, तो पुरोगामी का मतलब होता है पहले, तो पश्चिमगामी इसका हो जाएगा यानी बाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके जो भी आंसर आता हो उसको कमेंट करके लिखते चलिए। सही संधि विच्छेद कौन सा इसमें हुआ है ये बताना है। 3 गलत है, 1 सही है, इसी को हमें चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखिए, राम प्लस आयन जो लिखा है ये रामायण बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ ऑप्शन में, जैसे ए में ये ढा लिखा है, बी में त्रा लिखा गया है और काम सी में का है और डी में चा है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है उसको उस ऑप्शन को चूज करना है। तो चौथा बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ता और इस प्रकार से लिखेंगे और ये रा मिलकर त्रा होते हैं, तो बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपका, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से कौन सा भाग शुद्ध कहलाता है। कौन सा शब्द यहाँ पे ऑप्शन के रूप में जो है वो शुद्ध है ये बताइए। चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताते रहें। बहुत अच्छे। यहाँ पे मानक भाषा बिल्कुल जो है ये शुद्ध कहलाती है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि अधिकरण कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है। अधिकरण कारक का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यह सुधीर का पेन है। किसका? यह सुधीर का पेन है। ये संबंध कारक का है, तो इसलिए ये अधिकरण कारक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये वाक्य शुद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 8वां नंबर का प्रश्न, इसमें कहा गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। वाक्यांश है आपका जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको मंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंथर। यानी ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुत मंद यानी धीमी गति से कार्य करता है उसको मंथर कहते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। नरक है। अच्छा, ये नरक सभी लिखा है, बस लिखने का जो है शुद्ध अशुद्ध तरीके से लिखा गया है, तो इसमें शुद्ध कौन सा है ये बताना है। तो ये नरक बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नरक जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, न, र और का। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको
इस सेंटेंस को सही क्रम में बैठाना है। यहाँ पे पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये है आपका पहला सेंटेंस, यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद ये सेंटेंस बीच में लिए गए हैं और आखिर में छठे नंबर का सेंटेंस यहाँ दिया गया है। इसको आप लोग सीरियल से देखिए कौन सा हो जाएगा सही। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्वदेश प्रेम के, ये तो पहला हो ही गया है। साथ साथ जो आपका अगला होगा स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, यानी कि ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा होगा नागरिकों ने देश के, ये तीसरा हो जाएगा। उसके बाद फिर चौथे पे आह्वान पर, ये चौथा हो जाएगा। और पांचवा आपका ये बचा है, यानी कि ये वाला रा वाला, तो ये पांचवा हो जाएगा। और छठा यहाँ दिया गया है बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो बन जाएगा स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किया है, ये बन जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विभाषा कौन सी है इसमें? विभाषा जो है ये कौन सी है? मैथिली है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर हिंदी है? तो यहाँ पे पहला ही मैथिली जो है ये विभाषा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विभाषा का तात्पर्य होता है बोली। क्या होता है? बोली। यानी कि इसमें बोली कौन सी है? तो ये मैथिली जो है एक बोली है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जो देखा जा सके, माफ़ कीजिए, जो देखा नहीं जा सके उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? जो देखा नहीं जा सके उसको अदृश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और दृश्य का तात्पर्य है जो देखा जा सके और अदृश्य का तात्पर्य जो ना देखा जा सके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही था। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है? मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्तियाँ और कहावत दोनों हैं, या फिर केवल लोकोक्तियाँ हैं? तो ये केवल लोकोक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपकी लोकोक्तियाँ हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? पानी, राजकुमार, कमल नयन और पंकज। बहुब्रीहि समास बताना है। देखिए प्रथम पद और द्वितीय पद जो होते हैं इसमें इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरा पद जिसमें अपना महत्व रखता है वो बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा बिल्कुल सही। पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है उगना। ठीक, तो कीचड़ में जो उगता है उसको क्या कहते हैं? कमल। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? चरण कमल में अलंकार बताना है। ऑप्शन नंबर पहला उत्प्रेक्षा अलंकार, माफ़ कीजिए उत्प्रेक्षा नहीं भाई, पहले पे रूपक लिखा है, टिक लगा रहे हैं रूपक पे और नाम ले रहे हैं उत्प्रेक्षा का। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, रूपक अलंकार है ये। क्लियर? चलिए, और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग हुआ है? चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन सा वाक्य है जिसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ही आपका सही हो जाएगा, जिसमें एक मदन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे एक ना होकर के पहले ये बाद में लिखना चाहिए था, जैसे मदन एक अच्छा लड़का है ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहले लगा कर ये गलत कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत पूछा गया था तो ये गलत है ही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आईना शब्द जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फारसी का है, तुर्की का है, अरबी का है या फिर हिंदी का है? तो आईना शब्द जो है ये आपका फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे और इसको देखिए आप लोग, ये गद्यांश है आपका 18, 19 और 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे गद्यांश के रूप में आपको देखने के लिए मिला है। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना है। आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य जो है, हम उसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं। ये पढ़ना है और ये पूरा पेज है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट पेज पे चढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और ये देखिएगा अंडरलाइन जो किया हुआ है इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उम्मीद है कि पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा।
ये तीसरा पेज है, इसको भी पढ़िए। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव भावनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक निकट कौन सा है? मानव के विश्वात्मा के प्रकृति सौंदर्य या फिर चराचर जगत की। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मानव के सबसे निकट भावनात्मक दृष्टि से सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बात किया गया है मनुष्य जो है वो मनुष्य के सबसे निकट इसलिए है क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के किस प्रकार से काम आ सकता है या किस प्रकार से उस पर प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो हर्ष विषाद है, हर्ष का मतलब खुशी और विषाद का मतलब कह सकते हैं दुख, ये इसका रहस्य समझ सकता है कौन? मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न। इसमें संवेदना के धरातल पर साहित्यकार तथा अन्य व्यक्तियों में यह अंतर है कि व्यक्तियों की तुलना में साहित्यकार किस प्रकार से हो सकते हैं। चलिए उम्मीद है कि ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा कष्ट होगा, छोटा करना पड़ा इसलिए कि सभी ऑप्शन दिख सकें आप लोग को। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। यह संवेदना क्षेत्र विशद होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ यहाँ पे हिंदी का सारा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। इंग्लिश का पोर्शन है और इंग्लिश में केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन हमारे साथ मिलान करते रहिए। जो भी आंसर होगा, कितने आंसर सही हो रहे हैं 10 क्वेश्चन में आपके, और उसको अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस शब्द का जो है आपको बेस्ट एक्सप्रेसेस जो मीनिंग है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, ये कौन सा इसका होगा? वाइफ का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला खाली स्थान को फिल करना है। चलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा ऑप्शन के रूप में, आपका जो भी चारों ऑप्शन है इसको देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे इस शब्द का आपका अपोजिट बताना है। इंक्यूसिटिव जो लिखा है इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनडिफरेंट बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, यहाँ पर भी खाली स्थान आपको भरना है। वी हैव टॉक अ लॉट नाउ लेट अस, उसके बाद स्पेस है, फिर टू वर्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही भरा जाएगा, गेट डाउन भर दिया जाएगा, गेट डाउन टू वर्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका चेंज द नरेशन, ये सेंटेंस है आपका, जैसे ही सेड टू हर कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है मे यू सक्सीड। तो यहाँ पे आपका नरेशन जो चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही विशेज हर सक्सेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट इसको वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है आपका हिज पॉकेट्स हैज़ बीन पिक्ड, 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पैराग्राफ्स है, इस पैराग्राफ्स को आप लोग पढ़ना है, इसमें 3 क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पूरा पेज है, उम्मीद है कि पढ़ लिए हों, नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोक कर पढ़िएगा, थोड़ा लंबा पैराग्राफ्स है। ये भी हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। व्हाई डू आवर अचीवमेंट्स फेल टू कोरिलेट विथ आवर पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी डी। 28 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा वो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर 29 नंबर में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, बाई टॉकिंग रिस्क। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, इट हेल्प्स अस टू लर्न, ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ ये पोर्शन आपका समाप्त होता है। संस्कृत का पोर्शन आ गया है और 31 और 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पे इस गद्यांश से लिया गया है। ये संस्कृत का गद्यांश है,
इसको पढ़िए अच्छी तरह से। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। ये क्वेश्चन है, चलिए इसके भी केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको पढ़िएगा और मिलान करते चलिएगा हमारे साथ ऑप्शन पे। 31 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपको यहाँ पे विशेषण बताना है। तो विशेषण इस सेंटेंस में कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे निर्मलानी जो है ये आपका विशेषण है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नसीत का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो बी न प्लस आसित हो जाएगा। ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ अगला सवर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन इसका होगा। सा का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पे ये दंत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ग के द्वितीय अक्षर जो हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन के रूप में जो आपका दिया गया है, जैसे देखिए ये ख, फ, छ, ठ और थ जो है ये वर्ग के द्वितीय अक्षर हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन सब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है प्रयधते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन प्रा प्लस एधते, क्या प्रा प्लस एधते बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यही प्रयधते का संधि विच्छेद होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट घनश्यामा में समास कौन सा है? घनश्यामा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कर्मधारय, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कर्मधारय समास का ये उदाहरण है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये शब्द जो गुरु लिखा गया है, गुरु में विभक्ति और वचन कौन सा प्रयोग हुआ है ये बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सप्तमी विभक्ति का और एक वचन का रूप यहाँ पर योग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट तुद धातु में जो लिट लकार के रूप में होगा वो कौन सा शब्द बनेगा? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला यहाँ पे ये सब जो सेंटेंस लिखा गया है इसका कर्मवाच्य रूप कौन सा है? सह वेदम पठति, तो यहाँ पे सह वेदम पठति का कर्मवाच्य रूप जो हो जाएगा वो भी बिल्कुल तया वेदः पठयते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को यहाँ पे चूज करना है, जैसे सह फलानी चिनोती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल जो अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे संस्कृत के भी प्रश्नों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगला पोर्शन जो आपका आया है यह विज्ञान का है। विज्ञान में 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फटाफट इसके भी प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। डायमंड का अपर रूप क्या है? सिलिकॉन है, कार्बन है, सल्फर है, जर्मेनियम है। डायमंड का अपर रूप पूछा गया है यहाँ पे, तो ये कार्बन का अपर रूप, डायमंड यानी कि जो हीरा होता है ये कार्बन का अपर रूप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा जानवर विशालतम बच्चे को जन्म देता है? ऊंट, सिंह, हाथी, नीली व्हेल। बहुत अच्छे। बात करते हैं सबसे विशालकाय जीवित की, तो सबसे विशालकाय जीवित स्तनपायी जो है वो नीली व्हेल होती है। वो ये जलीय जीव है। नीली व्हेल सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल नीली व्हेल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है रमन प्रभाव। ये रमन प्रभाव जो है इसमें किसकी लाक्षणिकता से संबंधित है? उष्मा से, प्रकाश से, विद्युत से या फिर चुंबक से? तो ये जो है प्रकाश के फोटॉन कणों के लचीले वितरण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश से ये संबंधित रखता है रमन प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, प्लानीमीटर। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, चारों कमेंट करके आप लोग भी आंसर देते रहें। 44 नंबर का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापने के लिए इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी है, पीलिया है, रिकेट्स है, बेरी बेरी।
चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रिकेट्स रोग जो है ये बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और वहीं पे रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है और बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ की बात चाहे जिस विषय में हो तो बात वस्तुओं की किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल पॉलीएमाइड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी बहुलक का प्रयोग होता है। और बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कोशिका कौन सी पाचन थैली कहलाती है। जो कोशिका होती है वो कौन सी पाचन थैली कहलाती है। गाल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। 47 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे लाइसोसोम जो है ये आपका पाचन की थैली कहलाती है कोशिका की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि एक नाव जल में नहीं डूबती है जब उसके द्वारा स्थापित जल उसके बराबर होगा किसके। भार, नाव के भार के, नाव के आयतन के, नाव के घनत्व के या फिर नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो नाव क्यों नहीं डूबती है भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा आपका वो नाव के भार के बराबर जब वो जल को विस्थापित करेगी तो नाव नहीं डूबेगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, नाव के भार के बराबर। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण है। गन पाउडर जो है वो किसका मिश्रण होता है। तो ये नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, लंबे समय तक उपवास रखने वाले व्यक्तियों का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है। जो भी व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखते हैं उनका कौन सा अंग है जो सबसे अधिक प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, अमाशय। तो जो प्रभावित होगा वो गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो स्टार्ट होगा ये आपका गणित का पोर्शन है। गणित के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये 11:30 पर यानी 11:30 बजे ये इसकी क्लास आपको सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर आप लोग जाकर इसको डिटेल में देखिएगा। इसको अच्छे तरह से सही ढंग से समझाया जा रहा है वहाँ पे। यदि नहीं समझना चाहते, खुद पढ़ना चाहते हैं, खुद लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद वहाँ पर 150 क्वेश्चन का ये PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ से लोड करके आप लोग खुद लगा सकते हैं। और अगला पोर्शन जो है ये आपका पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर की प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे और इसमें 40 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। चलिए लेते हैं फटाफट इसके भी प्रश्नों को। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते रहें क्योंकि आप लोग का आंसर मिल नहीं रहा है। तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल सुना पड़ा हुआ है, बिल्कुल लेते रहें। और हमारे साथ जो बराबर हमारे साथ बने हुए हैं जैसे निकिता, परितोष, उमेश, विवन और ओम प्रकाश, अंकिता, श्रीवास्तव, नंदनी, इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए और अन्य साथियों को वीडियो शेयर करते रहिए जिससे आपके अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस सेट का लाभ लेते रहें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बंगाल के शोक की नदी के रूप में जानी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए GS जो है आपका इसी टाइप से आएगा, कोई बाहर से आने वाला है नहीं। तो बंगाल के शोक की नदी किस नाम से जानी जाती है। हुगली है, दामोदर है, घाघरा है, कोसी है। वैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो है कोसी तबाही मचाती है और इसे कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बंगाल की बात किया गया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के रूप में जानी जाती है। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसलें किस महीने में बोई जाती हैं। खरीफ की फसल जो है वो किस महीने में बोई जाती हैं। तो यहाँ पे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका इस जो स्क्रीन पर है इसमें, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। चलिए बताइए फटाफट आंसर। बहुत अच्छे,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक की बात किया गया है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले 1896 में एथेंस नामक स्थान पर खेला गया था। ध्यान रखिएगा, डी बिल्कुल 1996 ईस्वी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यहाँ पे बी बिल्कुल ये हॉकी के है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको भेजता है? भारत का राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे अपना त्यागपत्र भेजेगा? तो ये भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको अपना त्यागपत्र भेजेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? चलिए, आज के चुनिंदा क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था ये बताना है। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पे भूमि की बात किया गया है। वैसे समुद्र के तहत अगर लाइन की बात करता तो आपका मालदीव भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे भूमि की जो है उसकी बात किया गया है, तो मालदीव बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मालदीव जो है ये भूमि साझा नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बगल में बांग्लादेश है और ये बगल में ऊपर आपका पाकिस्तान और पूरब साइड में म्यांमार भी है। तो ये सभी एक दूसरे मतलब भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन ये मालदीव बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो मैरी कॉम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है, साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह नामक आश्रम की जो स्थापना साबरमती में किया गया, ये किसके द्वारा किया गया है? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 80 मिनट, 90 मिनट, 70 मिनट और 60 मिनट? देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की बात किया गया है। कितने समय में खेला जाता है? तो ये आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र भोपाल में, देहरादून में, शिमला में, रांची में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है। बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश की सांसद को पंचायतीय सांसद माफ कीजिए राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? कौन से देश के सांसद को जो है ये राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस, मालदीव? क्वेश्चन अच्छा है आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। कामागाटामारू क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सुने होंगे कामागाटामारू का नाम, तो ये क्या था? ये किससे संबंध रखता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था कामागाटामारू, जिसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, खेल से, सिनेमा जगत से या फिर विज्ञान से? यहाँ पे ऑप्शन पहला, ये पत्रकारिता से संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता की बात किया गया है, जो घास के मैदान पर खेली जाती है, वो कौन सी है? तो ये विंबलडन कप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? विंबलडन है। साथ साथ अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी जो परिषद है इसका उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, किसी राज्य का भी मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर किसी राज्य का वित्त मंत्री हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसी भी राज्य का वित्त मंत्री हो सकता है जो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में है कि चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह
स्थापित की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये जो है विवादित भी इस समय चल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा उसी बिल्कुल पाकिस्तान सही हो जाएगा। पाकिस्तान में चीन के द्वारा ग्वादर बंदरगाह का स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, सी बिल्कुल सही होगा, जो पाकिस्तान में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें है कौन सा देश है जो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तिब्बत को, ताइवान को, भूटान को, चीन को। तो ये भूटान देश जो है इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है गारो खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती हैं? देखिए गारो खासी जयंतियाँ ये 3 पहाड़ियाँ हैं, और गारो खासी जयंतियाँ ये तीनों जो हैं जनजातियाँ भी हैं। ये लेकिन जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं ये पूछा गया है इसमें, गारो और खासियाँ। तो चलिए बताइए फटाफट। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। ऑप्शन ये सभी हैं आपके स्क्रीन पर, बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपकी, वहीं पर ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। ये मेघालय आपका राज्य बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी मेघालय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सी बिल्कुल सही ऑप्शन, मनीला, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की केंद्र की, तो ये आपका फिलीपींस मनीला में ये भी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। तो श्वेत क्रांति के रूप में जो भारत के हैं वो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि सितार एवं तबले का आविष्कार किसे जो है माना जाता है? सितार तबले का आविष्कार किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावरा, या इनमें से कोई नहीं? तो अमीर खुसरो को ही तबला और सितार का आविष्कार के रूप में जाना जाता है, आविष्कारक के रूप में। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? बहुत अच्छा। पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो हैं ये आपके दादा भाई नेहरू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जो 20 रुपये अनुमान लगाया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये पाल घाट दर्रा जो है ये किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन इसका जो होगा पहला सही हो जाएगा, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? तो सार्वजनिक एवं निजी, जैसे जो सार्वजनिक है और जो निजी है, इन्हीं उद्योगों में जो सह अस्तित्व होता है, यही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे? तो यहाँ पे 1919 पर धरने पर बैठे थे, जो वहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यानी कि भारत का कितना राज्य है जो समुद्री सीमा को स्पर्श करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 9 हो जाएगा। कितने? 9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है कर्मा, नटवरी, चरकुला और धीवर। तो पहला ही आपका कर्मा जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और साथ साथ अगला प्रश्न, अच्छा इसका कमेंट करके आपको बताना है कि ये कर्मा जो लोक नृत्य है ये किस प्रदेश का है, ये बताना है। चलिए किस राज्य का है ये बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो स्थित है ये आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन केरल हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे? तो ऑप्शन नंबर पहला ही मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है? चलिए बताइए फटाफट। तो वर्तमान में बात करते हैं संविधान में भाषाओं की संख्या के, तो 22 भाषाओं को वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान की बात करते हैं तो कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, लेकिन इस समय ऑप्शन नंबर भी 22 भाषाओं को इसमें जगह दी गई है। वे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, भागीरथी, मेघना या फिर हुगली? तो इसका पहला पद्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में जो किसान बही योजना लागू की गई थी वो किस वर्ष में लागू की गई थी? यूपी में किसान बही योजना कब लागू किया गया था? तो ये 1992। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? और ये एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन बुलंदशहर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका सरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए सरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन अच्छा है और इसका ऑप्शन पहला ये अलीगढ़ में स्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर के देवप्रयाग में, सोनभद्र पिपरी या फिर झांसी बेतवा पर या बुलंदशहर नरौरा पर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये सोनभद्र में पिपरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक होती हैं? चलिए संसद की जो बैठक होती है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार? तो यहाँ पे 2 बार कम से कम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि भारत में किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक जो है अपने भारत में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है इनमें उस राज्य की पहचान करना है जो नीचे लिखे गए हैं जिनमें कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? तो ये हरियाणा राज्य जो है यहाँ पर कोई भी किसी भी समुदाय की जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन ए सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को इसके कवर कर चुके हैं। और अगला पोर्शन आपका शिक्षण कौशल का है, 10 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें संप्रेषण का क्या कार्य होता है? संप्रेषण का क्या कार्य है? चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। जब ऑप्शन चारों पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट दिखने लगेगा कि ऑप्शन कौन सा है। जैसे संप्रेषण का कार्य होता है कि वो अनुभूति कराए, बिल्कुल सही है। कर्मेंद्रियों को क्रियाशील कराए, ये भी सही है। नेक्स्ट ज्ञानेंद्रियों को भी क्रियाशील करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो उपरोक्त सभी दिया गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस विद्वान ने वायुयान द्वारा फोटोग्राफी सर्वेक्षण किया था? यानी कि वायुयान के द्वारा जो फोटोग्राफी सर्वेक्षण किया गया था वो किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे पहला ही लूसी डाल्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, लूसी डाल्ट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षण जो होता है वो किस तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? नियम, प्रयोग, अभ्यास या ये सभी? 1 मिनट
मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि दक्षता आधारित जो शिक्षण है वो उसमें कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नियम भी होना चाहिए, प्रयोग भी होना चाहिए और साथ साथ अभ्यास भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा मानचित्र स्थलाकृतियों के अध्ययन में अधिक उपयोगी होता है। चलिए बताइए फटाफट ऑप्शन के रूप में कौन सा सही होगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं मानचित्र की, तो यहाँ पे अध्ययन के लिए 1:50,000 ये होना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण संप्रेषण। शिक्षण संप्रेषण का मतलब होता है कि माफ़ कीजिए, शिक्षण कह रहे हैं, शिक्षक संप्रेषण यहाँ पे है। संप्रेषण का तात्पर्य है संचार का, बातचीत करने का। तो इसको प्रभावित बनाने के लिए इनमें से कौन सहायता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोजेक्टर। और इसी के साथ अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल संबंधित जो शिक्षण क्रियाओं या उन व्यवहारों के संपादन से है जो छात्रों के सीखने हेतु सुगमता प्रदान करने के इरादे से किए जाते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, बी के पासी का है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला, अपने छात्रों से गहरा तालमेल बनाने हेतु आपको क्या करना चाहिए। तो डी बिल्कुल यहाँ पे उपरोक्त सभी करना चाहिए, चाहे वो संप्रेषण में कुशलता हो, मार्गदर्शन करवाना हो या फिर छात्रों के साथ खुलेपन का व्यवहार करना हो, ये सभी सही हो जाएगा। तो डी बिल्कुल उपरोक्त सभी सही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सार्थक संप्रेषण के द्वारा क्या संभव है। तो इसके द्वारा जो संभव है वो बी, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सटीक और सबसे अच्छा ऑप्शन था, इसलिए बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, विशेष से सामान्य की ओर, ध्यान दीजिएगा, विशेष से सामान्य की ओर किस विधि पर आधारित है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल, ये तार्किक संगत विधि पे आधारित है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है कि विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या होता है। तो भी बिल्कुल यहाँ पे देखिए, देखने और सुनने वाले जो भी साधन होते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया या प्रोजेक्टर हो गया, ये सभी जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का 10 प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल, किशोरावस्था में सबसे अधिक बुद्धि का विकास होता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे इसमें कहा गया है कि शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो किस पे आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पे, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो मूल प्रवृत्ति होते हैं शिशु के, उस पर ये अधिकांशता व्यवहारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो जब व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करने लगे विद्यार्थी, तो शिक्षक को चाहिए कि सीखने के विविध अनुभवों का उपलब्ध करा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि प्रायः विद्यार्थियों की त्रुटि जो होती है वो किस ओर संकेत करती है। वैसे हम हमेशा बताते आए हैं और लगभग प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन मिलता होगा, आप लोग को देखते होंगे, रिपीटेशन है कि जो विद्यार्थी त्रुटि करते हैं या गलती करते हैं वो भी उनके अधिगम का ही हिस्सा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन के रूप में कौन सा है। तो यहाँ पे पहला ही सही होगा, वे कैसे सीखते हैं ये इनकी संकेत करता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये उनके अधिगम का हिस्सा होता है, इसलिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, वाणी दोष क्या है। वाणी दोष भी बिल्कुल, धीमी या तेज गति से बोलना ही वाणी दोष है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यही आपका जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है। तो सही बात है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो 2009 में निर्दिष्ट किया गया, बिल्कुल सही। कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो
तो विद्यार्थियों और अध्यापक का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए। देखिए इतना बढ़ा चढ़ाकर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, केवल इतना लिख देते कि विद्यार्थी और अध्यापक का आवश्यकता अनुसार अनुपात विद्यालय में कितना होता है, बस हो जाता। तो यहाँ पे लेकिन 200 जनसंख्या से अधिक की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो पहला सही हो जाएगा, 30 और 1 का अनुपात होना चाहिए, ये बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न आपका कि एक बच्चा फेल होता है, एक बच्चा फेल होता है तो उसका क्या तात्पर्य है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब पूरा सिस्टम ही फेल हो गया। जैसे विद्यालय में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वहाँ पे उसका शिक्षण विधि जो है वही फेल हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के रूप में क्या दिया गया है, तो व्यवस्था फेल हुई है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न आपका है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है, कक्षा के जो कार्य हैं उसको एकत्र करता है एक शिक्षक, उन्हें पढ़ाता है, इसके बाद योजना भी बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित भी करता है। तो यह जो है क्या कर रहा है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सीखने के आकलन कर रहा है वो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अगला प्रश्न आपका कोहलबर्ग ने किसे प्रस्तुत किया था। कोहलबर्ग के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया था, तो यहाँ पे डी नैतिक विकास का चरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तार्किक प्रश्न यानी तार्किक ज्ञान रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा बताया जा रहा है। चलिए 1 मिनट, आप लोग का कमेंट मिला है कि सर इसके आंसर को ही बता दिया करें। चलिए कोई नहीं, देख लीजिए फटाफट आप लोग इसके क्वेश्चन को देखिए, आंसर मिलान करते चलिए, हम केवल आंसर को बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका ऑप्शन ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला 33 नंबर का प्रश्न जो है वहाँ पर डी बुधवार सही होगा। और 34 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेजर। नेक्स्ट प्रश्न 35 की बात करें तो 35 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला पोर्शन कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का इसमें पूछा गया जो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, प्रथम पीढ़ी में निर्वात वैक्यूम ट्यूब जिसको कहा जाता था इसका जो है प्रयोग किया गया था, ए बिल्कुल सही, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। साथ साथ नेक्स्ट 1 किलोबाइट यानी 1 KB किसने के बराबर होता है, पहला ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 1024 जो बाइट है उसके बराबर 1 KB यानी 1 किलोबाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है कि वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, तो वेबसाइट का एड्रेस URL कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसे संयोजन कुंजी भी कहते हैं, जिसको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, वो क्या है, तो सी बिल्कुल यहाँ पे स्विफ्ट कुंजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विज्ञान विषय के लिए विशिष्ट सूचना एवं संचार संबंधी उपकरण है, तो डी बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, चाहे वो मोबाइल लैब हो, वर्चुअल या आभासी लैब हो या साइंस एक्सप्रेस हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जीवन कौशल प्रबंधन और अभिव्यक्ति के भी 10 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग फटाफट। चलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। साथ साथ क्वेश्चन में कहा गया है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोग होती है या उपयोगी है। चलिए बताइए फटाफट आंसर, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रशंसा एवं भर्त्सना, पुरस्कार, दंड, बालक की व्यक्तित्वता का आदर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किस विद्वान ने उपयोग अनुपयोग नियम के अंतर्गत दंड को परिभाषित किया और बताया कि बालक उस कार्य को नहीं करना चाहता जो उसके लिए कष्टदायी हो। तो 142 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जीवन कौशल कौन सी जीवन चुनौती है का सामना करने के लिए सहायक होती है। जीवन कौशल जो है वो किस जीवन चुनौती का सामना करने में सहायक होती है, तो यहाँ पे वो है आपका उपरोक्त सभी। मन की स्थिति को ठीक करना, ऊर्जावान रहना, रोगों से मुक्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंतर्नोद या चालक अभिप्रेरणा है। भूख, भोजन, दैनिक कार्य, भोजन, माफ़ कीजिए भोजन कह रहे हैं, खोज है ये, भोजन ऊपर है। तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर 144 का पहला भूख सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जैसे
आपको भूख लगेगी तो आप खाने की तरफ दौड़ेंगे, यानी कि खाने की चाह आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, तो वही चालक अभिप्रेरणा होती है। क्लियर, या अंतर्नोद कह सकते हैं। और अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण एवं भारत के संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, फिर प्रधानमंत्री। तो सी बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि जो अभिक्षमता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के परीक्षण बताए गए हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 3 प्रकार की, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि किस फ्रांसीसी शिक्षाविद ने कहा कि शिक्षा व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होना चाहिए? तो चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही, ये मार्टेस्क्यू के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, दंड का स्वरूप कैसा होता है? सकारात्मक, नकारात्मक, सहयोगात्मक या विरोधात्मक? तो दंड की बात करते हैं तो ये आपका नकारात्मक होता है। कैसा? नकारात्मक होता है। और वहीं प्रोत्साहन की बात करते हैं या पुरस्कृत किया जाता है तो सकारात्मक होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुशासन का एक प्रकार है? तो अनुशासन का जो प्रकार है यहाँ पे, चाहे वो प्रभावात्मक हो, युक्तायात्मक हो या फिर दमनात्मक हो, ये सभी यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बालकों में कौन से गुण का विकास होता है? सृजनात्मकता का या फिर संवेदनशीलता का या मौलिकता का या इन सभी ऑप्शन का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सभी का होगा। किसका? सभी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। और जो भी नए साथी हमारे जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।